मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या ईए एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर भी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। काम की मसरूफियत और ट्रेन डिलेज़ की वजह से मैं पिछले 2-3 हफ़्ते नहीं आ सका, माज़रत चाहता हूँ। लेकिन इंशाअल्लाह अब कोशिश करेंगे कि हर वीक ये शो आपके लिए पेश किया करें, क्योंकि काफ़ी हफ्ते हो गए हमारी मुलाकात नहीं हुई। काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और शुरू करते हैं नेशनैलिटी बिल के साथ। काफ़ी क्लाइंट्स ने मुझे कॉल की है, मुझे मिलने भी आए हैं और यही सवाल पूछ रहे हैं कि जी ये जो नया बिल आ रहा है इससे हम कैसे मुतासिर होंगे, कैसे अफेक्टेड होंगे। प्लीज़ हमें इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। प्रीति पटेल ने पिछले साल ये शुरू किया था एक नया बिल जिसका मकसद वो कहती है 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 कि इलीगल लोग जो यहाँ एंटर होते हैं उनको रोका जाए। जो आप देखते हैं ये बोट क्रॉसिंग्स होती हैं, जो माइग्रेंट्स लॉरीज़ के ज़रिए आते हैं, उनको हम रोकना चाहते हैं। दूसरा जो मकसद इस बिल का था वो है जो लोग यहाँ इलीगल रह रहे हैं, जिनके असाइलम क्लेम्स रिफ्यूज़ हो गए हैं, जिनकी एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ हो गई हैं, जब हम उनको रिमूव करना चाहते हैं हमारे लिए, होम ऑफिस के लिए आसानी हो। सो ये है दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है कि जो लोग यहाँ जेन्युइनली आना चाहते हैं, जो यहाँ जेन्युइनली असाइलम क्लेम करना चाहते हैं, वो आसानी के साथ कर सकें। अब प्रॉब्लम इस बिल में यहाँ आती है क्लोज 9 में। क्लोज 9 है क्या? प्रीति पटेल ने ये कोशिश की है बिल पास करने में कि अगर हम आपकी नेशनैलिटी रिवोक करते हैं, अगर आप एक ब्रिटिश नेशनल हैं, हम आपकी नेशनैलिटी रिवोक कर सकते हैं बगैर नोटिस। तो फ़र्ज़ करें मैं हूँ एक ब्रिटिश नेशनल, अब क्योंकि मैं पाकिस्तान से भी हूँ इसलिए मेरे पास है ड्यूअल नेशनैलिटी। जो नौजवान यहाँ पैदा होते हैं यूके में, ऑटोमेटिकली बाय बर्थ उनके पास होती है पाकिस्तानी नेशनैलिटी भी और ब्रिटिश नेशनैलिटी अगर उनके पेरेंट्स ब्रिटिश हैं। अब फ़र्ज़ करें प्रीति पटेल मेरी नेशनैलिटी रिवोक करना चाहती हैं, वो रिवोक कर सकती हैं बगैर नोटिस से। अब ये नई चीज़ इसने ऐड की है इस बिल में। अभी जो प्रोविजंस हैं नेशनैलिटी लॉ में उसको नोटिस देना पड़ता है, चाहे वो चिट्ठी लिख के दें, उनको नोटिस देना पड़ता है। लेकिन अभी उन्होंने जो लॉ में ऐड किया वो है कि अब आपकी नेशनैलिटी कैंसिल कर सकते हैं बगैर नोटिस से। अब इस पर काफ़ी बहस हुई थी पार्लियामेंट में जब ये 3rd रीडिंग हुई है, और जो डेविड डेविस थे वो इसके सबसे ज़्यादा मुखालिफ थे। और उन्होंने, जो टोरी पार्टी के मेंबर हैं, उन्होंने ये कहा कि जी देखें ये बिल्कुल गलत है, आप लोगों को नोटिस कम से कम दें और उसके बाद आप उनको ट्राई करें कोर्ट्स में, बल्कि बजाय आप इनकी नेशनैलिटी कैंसिल कर देंगे, ये बिल्कुल गलत है, नाइंसाफ़ी है। और जो यूके एक लीडर है ह्यूमन राइट्स में, जिनको दुनिया देखती है, जो लॉज हम यहाँ यूके में पास करते हैं दूसरे ममालिक अपने मुल्कों में कॉपी करके वो फिर पास करते हैं, हम एक बैड एग्जांपल सेट कर रहे हैं। हमें इन लोगों को ट्राई करना चाहिए कोर्ट्स में, और अगर इन्होंने कोई जुर्म किया है, अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है, फिर हमें उनको सज़ा देनी चाहिए, बल्कि बजाय उनकी नेशनैलिटी हम बगैर बताए रिवोक कर दें। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि फ़र्ज़ करें मैं हूँ एक इंडियन नेशनल या पाकिस्तानी नेशनल और मैं ट्रैवल करता हूँ टू इंडिया, उसके बाद मैं जाता हूँ टू टर्की के बाद मैं जाता हूँ इजिप्ट एक हॉलिडे के लिए, और होम ऑफिस समझती है कि जी मैं दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हूँ। वो हो सकता है वो मेरी नेशनैलिटी कैंसिल कर दें, और जब मैं यहाँ बॉर्डर में आता हूँ वो मुझे कह देंगे जी हम आपको एंट्री नहीं देते क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने आपकी नेशनैलिटी कैंसिल कर दी। और यहाँ फिर इनजस्टिस आते हैं। और मैंने अक्सर कहानियाँ सुनी हैं, जो नौजवान यहाँ ब्रिटिश नेशनल्स थे जब वो बॉर्डर में आए हैं उनकी नेशनैलिटीज़ कैंसिल कर दी गई हैं और वो यूके एंटर नहीं कर सके।
अब आप देख लें शमीमा बेगम केस, वो गई थी सीरिया में, अब वो अपील भी कर रही है, लेकिन फिर भी जो होम सेक्रेटरी है, जो कोर्ट्स हैं, उसको वो एंट्री नहीं देते। वो कहते हैं कि जी नहीं, हमने आपकी नेशनलिटी रिवोक कर दी है, आप जाए बांग्लादेश। सो इस तरह की भी मिसाल हो सकती हैं। इसलिए ये जो लॉ है ये बहुत ही डेंजरस है। जहाँ तक इलीगल माइग्रेंट्स हैं उसको तो ये अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि जब तक आपके पास स्टेटस नहीं होता, जब तक आपके पास नेशनलिटी नहीं होती, आप तो इससे मुतासिर नहीं होंगे फ़िलहाल। लेकिन एक चीज़ जो और इस बिल में उन्होंने ऐड की है वो है कि अगर आप यहाँ इलीगल रह रहे हैं, हम आपको 4 साल की सज़ा दे सकते हैं। अब सोशल मीडिया पर काफ़ी ये न्यूज़ फैली हुई है और क्लाइंट्स काफ़ी डरे हुए हैं कि जी अगर हम इलीगल यहाँ घूम रहे हैं, इसका ये मतलब है कि फ़ौरन हमें वो जेल में डाल देंगे। देखिए इस तरह ये नहीं होता, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। अब ये हर माइग्रेंट को जो इलीगल यहाँ रह रहा है उसको वो जेल में नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके पास जगह भी नहीं है। ज़्यादातर ये जो लॉ है वो उन लोगों के लिए है, फ़र्ज़ करें जिनके पास 2.5 साल का वीज़ा है या इंडेफिनिट है, और या वो यहाँ इलीगल रह रहे हैं और वो लोगों को ट्रैफिक कर रहे हैं इस कंट्री में, या कोई ऐसा कोई सीरियस क्राइम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये सज़ा है कि हम आपको 4 साल की सज़ा यहाँ यूके में दे सकते हैं। सो इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास स्टेटस नहीं है, ये नहीं बात कि वो आपको फौरी तौर पर जेल में डाल देंगे। नाज़रीन, और भी मज़ीद अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का वक्त हो जाता है। इसलिए जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे जाऊँ जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या ईए एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। नाज़रीन, वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरा। जैसे ब्रेक से पहले मैं आज कर रहा था नेशनलिटी लॉ के बिल के बारे में। अभी ये पास हुआ है इन पार्लियामेंट, अब ये जाएगा इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और वहाँ दोबारा ये प्रोसेस शुरू होगा जहाँ जो लॉर्ड्स हैं इसके ऊपर डिबेट करेंगे। तो दोबारा इसको प्रेजेंट किया जाएगा इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इसकी फिर सेकंड रीडिंग होगी, फिर ये जाएगा कमेटी स्टेज के ऊपर, फिर ये होगा इसकी रिपोर्ट स्टेज, फिर जो अमेंडमेंट्स हैं अगर हाउ द लॉर्ड्स समझते हैं कि इसमें चेंजेस होनी चाहिए, जो मेरे ख्याल में वो कहेंगे, ये जाएंगी वापस टू पार्लियामेंट, और फिर पार्लियामेंट उसको चेंज करेगी, और फिर उसके बाद वापस भेजेगी टू द लॉर्ड्स, वो असेंट देंगे अपनी, और फिर ये बिल पास होगा। सो फ़िलहाल अभी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्यों मेरे ख्याल में ज़रूर इस बिल में चेंजेस होंगे, कि मुझे नहीं लगता कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है इसको पास करेगी इसी तरह, क्योंकि काफ़ी ये कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स को इग्नोर भी कर सकती है और ये बिल पास कर सकती है, ये भी है, क्योंकि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो अनइलेक्टेड है। अगर आप देखें वहाँ के मेंबर्स वो हैं इयन बोथम, फेमस क्रिकेटर, वो भी वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठते हैं, क्योंकि वो एक इन्विटेशन सिस्टम होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। पार्टीज़ अपने जो वोट्स देती हैं वहाँ के, जी हम इस शख्स को ये लेके आना चाहते हैं, उसको दिया जाए फेलोशिप, फिर वो वहाँ बैठता है। सो इसलिए ये भी हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे वो इसको इग्नोर भी कर सकती है, लेकिन ये होता नहीं है इन रियलिटी। अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स को अमेंडमेंट्स देगी टू पार्लियामेंट, फिर इस पर वो बहस करेंगे, दोबारा पार्लियामेंट में चेंजेस होंगे, और फिर वो प्रेजेंट किया जाएगा वापस टू हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और जब वो असेंट दे देंगे फिर ये बिल पास होगा। सो इसलिए फ़िलहाल मैं आपको यही कहूँगा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़रूर मेरे ख्याल में चेंजेस होंगे। नाज़रीन, बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं, अपडेट्स मैं आपके साथ साथ शेयर करता जाऊँगा, लेकिन लेते हैं एक कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, काफी वीक के बाद आपका दोबारा प्रोग्राम देख रहे हैं। जी जी, मेरे ख्याल में आप कॉल कर रहे थे, मैं देख रहा था वो शो, आपने वो सवाल पूछा था मेंटेनेंस के हवाले से। जी सॉरी, किसके? मेंटेनेंस के हवाले से। जी जी, वो तो काफी पुराना हो गया। अब जी नया जी, सवाल मैं लाया हूँ आपके लिए। मार्केट में मतलब चीज आनी चाहिए,
तो मेरा सवाल ये था कि मेरी अभी नेशनलिटी की एप्लीकेशन अप्रूव हुई है ठीक है। और मैंने सेरेमनी भी ले ली है और मैंने अडल्ट पासपोर्ट भी अपना अप्लाई किया हुआ है। ठीक है। अब क्वेश्चन मेरा ये है, क्या मेरा पासपोर्ट मिलने के दौरान या उससे पहले अगर मुझे ट्रैवल करना हो तो क्या मैं अपना इंडेफिनिट लीव टू रिमेन कार्ड था, बीआरपी कार्ड, और अपने वही ट्रैवल डॉक्यूमेंट अपनी होम कंट्री के लिए नहीं, अदर कंट्री के लिए अगर मुझे ट्रैवल करना हो तो क्या मैं उसे यूज कर सकता हूँ जब तक मुझे पासपोर्ट नहीं मिलता, या मुझे वो फौरी तौर में वापस जो है बीआरपी कार्ड और वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट मुझे वापस रिटर्न तो करने हैं, या मैं उसको जब तक यूज करूं पासपोर्ट जब तक मुझे नहीं मिलता? ये मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, और कोई सवाल आपका? बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। मेन चीज़ ये है कि जब आप अप्लाई करें नेशनलिटी के लिए, यू मस्ट बी इनसाइड द यूके व्हेन यू अप्लाई। जब आप अप्लाई करें आपको यूके में एंटर मौजूद होना चाहिए। उसके बाद अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं आप ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इमिग्रेशन एप्लीकेशन नहीं है जो इमिग्रेशन रूल्स पर नहीं आता। इसलिए अगर आप कॉमन ट्रैवल एरिया के बाहर आप ट्रैवल करते हैं ये विड्रॉ नहीं होगा और आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट चीज़ मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप वेट कर लें वो बेहतर ही होगा। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है और आप ट्रैवल करना चाहते हैं फिर आप ज़रूर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम कमरान भाई। वालेकुम सलाम। कमरान भाई, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास 3 साल की ली, फिर मैंने एक्सटेंशन कराई थी तो मुझे बाद में डेफिनेट मिली थी, तो इंडेफिनेट मिले 1 साल से तकरीबन ये दूसरा साल है। मुझे कंफ्यूज हूँ कि नेशनलिटी को कुछ लोग कहते हैं 10 साल वेट करें। ठीक है, मुझे 2 साल देने पड़ेंगे ये क्या मैं कर सकता हूँ? मुझे अपना जब मुझे इंडेफिनेट मिली थी मुझे 2 साल हो गए इंडेफिनेट ठीक मिले है। हुए। सॉरी मुझे बताएं कि पहला वीज़ा आपको कब मिला था? मुझे तो 2014 को 2014 को मिला था। और आप यूके कब एंटर हुए थे? मैं हुआ था 2006 में इंटर हुआ था, मैंने असाइलम किया था। ठीक है। उसके बाद जो है ना मेरा असाइलम मेरा हो गया था असाइलम, लेकिन बाद में उन्होंने हाई कोर्ट से जो है ना मेरा असाइलम कह रहे थे कि ये नहीं है जो है ना। हाँ जी, उन्होंने अपील की, ठीक हो गया। हाँ, तो बाद में मुझे उन्होंने लेगेसी स्कीम में एक्सेप्ट किया लेगेसी था। स्कीम में उन्होंने कब आपको एक्सेप्ट किया था, कौन से साल में? मुझे उन्होंने 2010 में एक लेटर भेजा के आपको वीज़ा देंगे, लेकिन 2014 में उन्होंने जाके मुझे वीज़ा उन्होंने ग्रांट किया 3 साल 2014 का। में आपको इशू किया, ठीक है। 14 के बाद आपको उन्होंने 3 साल का वीज़ा दिया था या 2.5 साल का? 3 साल का दिया था। ठीक है। सो हम 2017 में आ गए। उसके बाद आपने दोबारा एक्सटेंशन अप्लाई की थी 2017 में, जो मेरे ख्याल में 2020 में एक्सपायर हुई होगी। सर वो जो मेरी दूसरी एक्सटेंशन थी ना, जी जी, उसी ऊपर उन्होंने मुझे इंडेफिनेट दे दी थी। ठीक है, वही है, ठीक है। अभी आपके 6 साल पूरे हो गए और उन्होंने आपको इंडेफिनेट दे दी। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। क्योंकि वीज़ा आपको मिला था 2014 में, आपका जो लॉफुल रेजिडेंस है वो इस साल से शुरू होता है, 2014 से शुरू होता है। और आपने साबित करना है कि 2014 से लेके 2024 तक आप यहाँ लॉफुली यूके में रह रहे थे। अगर आप अभी अप्लाई करते हैं, 1 साल तो हो गए आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिले, लेकिन अगर आप अभी अप्लाई करते हैं आपकी एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देंगे, कि जो 10 ईयर पीरियड है वो शुरू करेंगे 2011 से, जब आपके पास वीज़ा नहीं था। वो फिर आपकी नेशनलिटी एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देंगे और आपकी जो फ़ीस है वो भी ज़ाया जाएगी। सो इसलिए मेरे ख्याल में आपको वेट करना चाहिए। जब 2024 में आपके पूरे 10 साल हो जाएंगे फिर ही आप अप्लाई करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान बड़ा ही मेहरबानी होगी अगर आप प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और सीधा मुझसे बात कर लें फ़ोन पर प्लीज़। थैंक यू जी, फरमाइए। अपने मेरे नेफ्यू इंडिया है, उसकी मैरिज हो चुकी है, कोई 24-25 साल दी है जी। उसकी वाइफ जो है वो इंडिया च अपनी ये कर रही है,
आईलैंड का कोर्स कर रही है। तो उसने बाद मुझे उसने बोला कि इधर को पढ़ाई दी है कि वो वापस इधर आ सकती है इंग्लैंड में, और जो पढ़ाई ਲਈ ਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਭਾਂਜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਫਿਊ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ को मंगा सकेगी। ਸੌਰੀ जी मैं ਤੁਹਾਡੇ सवाल नहीं समझिया, स्पॉन्सर किने करना है? तो फिर मेरा नेफ्यू इंडिया है, उसकी मैरिज 3-4 महीने हो गए हुई ਨੂੰ। ਤੇ ठीक है 4 महीने हो गए ने ਉਹਨੂੰ, ठीक है ना जी। और कुड़ी ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? वो कुड़ी आई है, सॉरी किथे है? मैरिज इंडिया ही है उसके पास। ठीक है, वो इंडिया च है, ठीक है। और मुंडा किथे? वो भी इंडिया च है, इंडिया ही, हाँ जी ठीक हो गया। और ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ सवाल की पूछ रहे हो कि कंप्लीट कर लेना, तो मुझे उसका टेलीफोन आया कि मैं जी अगली पढ़ाई या इधर इंग्लैंड में आ सकती हो, ये आ सकती तो कौन सा कोर्स करेगी, तो बाद चो कितने चਿਰ बाद कुछ सेटल हो सकती है इधर, बाद चो अपने हस्बैंड को भी लेके आ सकती। नहीं देखो ਹੁਣ अगर वो स्टूडेंट वीजे ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, अगर वो ਲੈਵਲ 7 ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, मतलब कि वो कर रही है मास्टर्स या उस ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਫਿਊ ਨੂੰ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸੈਟਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ PSW, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਕਰੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਕਰੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂ ਟੀਅਰ 2 ਤੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, PSW ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ, ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਫਿਊ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਉਹ ਕਰੇ, ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਾਂਗੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਇਲਟਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਕਿ ਬਜਾਏ ਹਸਬੈਂਡ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ टाइम अप्लाई करो, दोनों ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆਓ। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, मेरा ये सवाल है कि हमने 7 ईयर बेसिक एक्सटेंशन के लिए भेजा हुआ है, हमारी फी वेवर हो गई थी एक्सेप्ट तो 10th अक्टूबर को भेजा था हमने, ठीक है। ठीक है, तो मैंने पूछना था कि वो जो बायोमेट्रिक के लिए है वो खुद बुक करना पड़ता है या होम ऑफिस आपको बोलता है कि आप बुक कर लो, वो जो रोडर में ये किधर भी जाके आपने बायोमेट्रिक देना है, तो उसके बाद कितना टाइम लगता है, ये मैंने पूछना था। तो दूसरा मैंने पूछना था कि अगर बंदा फी वेवर बंदे ने करवाई हो, अगर पाकिस्तान में अगर उसके नाम कोई प्लेयर हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती बंदे की, उसी नाम उसके नाम पे कुछ हो, कोई जायदाद वगैरह प्लाट वगैरह अगर फॉर एग्जांपल हो तो? सॉरी, पाकिस्तान में क्या हो? कोई जायदाद हो उसके नाम पे या प्लाट वगैरह हो उसके नाम पे, गाड़ियां प्लाट कह लें, अगर कोई और उसकी आमदनियों को मिल रही है? आमदनी उधर से नहीं मिल रही, उधर सिर्फ प्लाट है, बस उधर कोई आमदनी नहीं उधर से कोई आ रही बस। ठीक है, ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि जो फिंगरप्रिंट्स आपने करवाने होते हैं, आप ख़ुद बुक करते हैं या होम ऑफिस आपको कांटेक्ट करती है? ज़्यादातर आपको ख़ुद ही बुक करना होता है और फिर उसके बाद आपका वो एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि अगर आपके पास कोई ज़मीन हो पाकिस्तान में, वो अगर आप फ़ी वेवर के लिए अप्लाई करें वो आपको अफेक्ट करता है या नहीं? नहीं, वो नहीं अफेक्ट करता, क्योंकि जब आप फ़ी वेवर का एप्लीकेशन भरते हैं वहाँ आपको पूछता है कि आपकी आमदनी कितनी है और आपके अखराजात कितने हैं, और अगर आपको कोई पैसे पाकिस्तान से नहीं मिल रहे, फिर मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, अच्छा, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था स्टार्ट ऑफ द शो और अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, एक और अहम अपडेट आई है इस वीक जो है ऑन लॉन्ग रेजिडेंस, एंड इट्स अ वेरी गुड केस, और उसका नाम है
अफजल भी SSHD। यहाँ जो इम्पोर्टेंट जजमेंट कोर्ट्स ने दी है कि अगर आप विदिन 14 डेज़ एक एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, जब आप ओवरस्टेयर हो गए, चाहे आप 14 डेज़ में आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं और उसका फ़ैसला होता है फ़र्ज़ करें 3-4 माह बाद, और वो फिर एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाती है, वो जो 4 माह आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग रही थी वो आप काउंट नहीं कर सकते टुवर्ड्स द लॉन्ग रेजिडेंस पीरियड। एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि पहला केस था हक एंड अदर्स, जो मैंने पिछले साल आपके साथ शेयर किया था, वहाँ जजेस कह रहे थे कि जी नहीं, अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है और विदिन 14 डेज़ आप एक नई एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं और वो कामयाब होती है, चाहे वो एप्लीकेशन 6-8 माह क्यों ना पेंडिंग रहे, जो वो टाइम पीरियड था जब वो पेंडिंग थी वो सारा लॉफुल है और आप लॉन्ग रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ आया स्टूडेंट वीज़े के ऊपर, मैंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया, मेरी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई, ठीक है, विदिन मेरी 3C चलती रही, मैं अपील पर गया, अपील के बाद मेरी अपील भी डिसमिस हो गई, अब मेरे पास हैं 14 डेज़। उन 14 डेज़ के अंदर मैंने दोबारा एप्लीकेशन सबमिट कर दी स्टूडेंट वीज़े के लिए फॉर एग्जांपल, या किसी और वीज़े के लिए, और वो एप्लीकेशन कामयाब हो गई। अब जब वो कामयाब हो गई, उससे पहले वो एप्लीकेशन पेंडिंग थी फॉर 2 या 3 मंथ्स। अब वो जो टाइम पीरियड है 2 to 3 मंथ्स, अकॉर्डिंग टू द केस ऑफ हक, जो पुराना केस था, वो मैं काउंट कर सकता था मेरे लॉफुल रेजिडेंस में, और वो पूरा टाइम जब मेरी अपील पेंडिंग थी और जब मैंने विदिन 14 डेज़ में एप्लीकेशन सबमिट की, वो मैं काउंट कर सकता था टुवर्ड्स द 10 ईयर लॉफुल रेजिडेंस। अब इस केस में अफजल में जजेस कह रहे हैं कि जी नहीं, ठीक है, आपके लीव में ब्रेक नहीं हुआ, बट वो जो टाइम पीरियड था आफ्टर विदिन द 14 डेज जो आपने एप्लीकेशन सबमिट की और जो पेंडिंग रहा, यू कांट काउंट दैट। सो इसका ये मतलब, अगर आपका एप्लीकेशन 3 या 4 माह पेंडिंग रहा था, यू मस्ट देन कंप्लीट दैट पीरियड इन योर सब्सिक्वेंट लीव। सो फॉर एग्जांपल, मैंने एप्लीकेशन सबमिट की विदिन 14 डेज, वो पेंडिंग रही फॉर एग्जांपल फॉर 4 to 5 मंथ्स, मुझे उन्होंने दोबारा वीज़ा दे दिया। अब मैं एंटर हुआ था फॉर एग्जांपल 2011 में, अब मेरे 10 साल या दिसंबर 2021 में पूरे हो जाते हैं और मैं कहता हूँ कि जी मैं अप्लाई करना चाहता हूँ फॉर लॉन्ग रेजिडेंस। मैं अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरी एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देंगे अकॉर्डिंग टू द केस ऑफ अफजल। जो 4 या 5 माह मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग थी वो मुझे पूरे करने होंगे और उसके बाद मैं अप्लाई कर सकता हूँ लॉफुल रेजिडेंस के लिए कि जी देखिए, मैंने अब लॉफुली 10 साल यहाँ गुजारे हैं विद वीज़ा, अब मुझे दें लॉन्ग रेजिडेंस बेस के ऊपर मेरा वीज़ा। सो 10 साल तकरीबन 5 माह बाद मैं अप्लाई कर सकता हूँ फॉर माई इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, इसको ज़रूर देखिएगा जब भी आप अप्लाई करें लॉफुल रेजिडेंस के लिए। इस केस को मद्देनज़र रखते हुए आप प्लीज़ आप अप्लाई करिएगा, ये ना हो कि आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाए। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, हमारी बातचीत चलती रहेगी। ब्रेक के जाने से पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस दे जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा kijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अगर मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। मैं सिस्टर कामरान इजाज़। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरान। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो मैं स्पीक टू कामरान साहब। स्पीकिंग, योर लाइव ऑन एयर। आई एम डॉक्टर जाफर कुरैशी। आई जस्ट वांट टू आस्क यू if somebody, I know one or two people from here would like to acquire, I don't know what it is called, entrepreneur visa, investment visa. Okay. What are the different types? They have the money and the resources. Right. And which is the minimum investment required to obtain a visa in that case? And
it may be something I need to come and discuss with you. Where is your office based? Unfortunately, I'm not allowed to say on air due to Ofcom regulations, but if you call after the show, my producer will tell you my address. That will be lovely. Would you like me to answer the question in Urdu or Punjabi? Yeah. Investment. Somebody is living anyway out of England. Right, I understand, yeah. How would you like me to answer the question, Urdu or Punjabi? English would be better. Which language would you like me to answer the question? In English? Urdu, English. Brilliant, okay, thank you very much. ये जो हमारे अंकल हैं इन्होंने सवाल पूछा है कि इनके कोई रिश्तेदार हैं इंडिया में जो यहाँ आके बिज़नेस करना चाहते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह ये यहाँ यूके में सेटल हो सकते हैं। वो पूछ रहे हैं एंटरप्रेन्योर वीज़े के बारे में। अब जो एंटरप्रेन्योर वीज़ा है वो तो अब ख़त्म हो गया है, लेकिन उसके बदले होम ऑफिस ने 2 नए कैटेगरीज बनाए हैं, जो है स्टार्टअप वीज़ा और दूसरा है इनोवेटर वीज़ा। अब जो स्टार्टअप वीज़ा है इन अ नटशेल वो है कि आप यहाँ आएंगे यूके में और आप बिज़नेस करेंगे, एक नई बिज़नेस जो आपने पहले कभी नहीं की हुई, और आप पूरे यूके को फ़ायदा पहुँचाएंगे। सो यू आर न्यू बिज़नेस और आप यहाँ फ़ायदा पहुँचाएंगे। इसके लिए आपको कोई पैसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक इंडोर्समेंट चाहिए एक कंपनी से जो आपकी बिज़नेस प्लान को असेस करके वो कहती है होम ऑफिस को जी हमने इसका बिज़नेस प्लान चेक किया है, हम सेटिस्फाइड हैं और हम इस एप्लीकेंट को हेल्प और सपोर्ट करेंगे, और उसके बाद होम ऑफिस आपका एप्लीकेशन असेस करेगी। अगर आपको वो इंडोर्समेंट मिल जाती है, वो काफ़ी मुश्किल होती है वो इंडोर्समेंट लेना, वेरी वेरी हार्ड, लेकिन अगर आपको वो मिल जाती है, नामुमकिन नहीं है, मिल सकती है। अगर आप एक अच्छी सिस्टर के पास जाएँ वो आपको हेल्प कर सकता है इसमें। अगर आपको वो इंडोर्समेंट मिल जाती है, आपका फिर एप्लीकेशन होम ऑफिस अप्रूव कर देता है और आप फिर यहाँ बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टअप वीज़ा में एक जो प्रॉब्लम आती है वो है इट्स ओनली अ 2 ईयर वीज़ा, इस रूट के ऊपर आप सेटल नहीं कर सकते। लेकिन इस रूट के जो एडवांटेजेस हैं स्टार्टअप वीज़े के वो है मेनली नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, कोई पैसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और आप दूसरी जॉब भी कर सकते हैं। सो अगर आप अपनी बिज़नेस चला रहे हैं उसके साथ साथ आप कोई भी और जॉब कर सकते हैं अंडर द स्टार्टअप वीज़ा। लेकिन आफ्टर 2 ईयर्स 2 साल के बाद आपको स्विच करना होगा एक और कैटेगरी में। अब जो दूसरी कैटेगरी है वो है इनोवेटर वीज़ा। इनोवेटर वीज़ा है अगेन कि आप यहाँ आके बिज़नेस करेंगे, जो आप एक इस्टेब्लिश बिज़नेस पर्सन हैं, लेकिन जो बिज़नेस आप यहाँ करेंगे वो यूके को बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएगी, इनोवेटिव वो बिज़नेस होगी। नाम से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ इनोवेटर वीज़े के लिए आपको 50,000 पाउंड फंड्स दिखाने होते हैं। सो अगर आप इंडिया या पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, यू मस्ट हैव 50,000 पाउंड फॉर एटलीस्ट 28 डेज़। आपने इंग्लिश टेस्ट पास करना होगा और फिर आपको वो इंडोर्समेंट लेनी होगी। अगेन इट्स वेरी हार्ड टू गेट द इंडोर्समेंट बट नॉट इम्पॉसिबल। अगर वो आपको इंडोर्समेंट मिल जाती है और फिर आप अप्लाई करते हैं वीज़े के लिए, होम ऑफिस आपको वीज़ा दे देती है और 3 साल बाद आप यहाँ यूके में सेटल हो सकते हैं। दोनों कैटेगरीज में आप अपने डिपेंडेंट्स को भी यहाँ यूके बुला सकते हैं। सो ये 2 ऑप्शंस आपके पास है, वेरी गुड ऑप्शंस। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं या किसी अच्छे सिस्टर के पास जाके आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आई होप दैट हेल्प्स। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई साहब? जी शुक्र अल्लाह का। जी आप सुनाएं। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटी ने स्पोज वीज़े के लिए अप्लाई किया था। ठीक है। तो जब 5.5 मंथ तक कोई जवाब नहीं आया तो उसने ईमेल भेजी अच्छा। एप्लीकेशन का स्टेटस पता करने के लिए ना, तो उन्होंने जवाब दिया है कि आपका एप्लीकेशन है बीन कंसीडर्ड। तो करंटली जो है वो वेटिंग डिसीजन। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कितना टाइम और वो लगाएंगे। ठीक है, मैं दे दूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपका Thank कॉल you. का। वैसे तो होम ऑफिस विद इन 6 to 7 मंथ्स में वो डिसीजन कर देती है। थोड़ी सी डिलेज़ हैं आजकल कोविड की वजह से, और दूसरा जो ये फेस्टिव पीरियड जो अब शुरू हो गया है इसकी वजह से भी थोड़ी सी डिलेज़ आ गई हैं। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह विद इन 1 to 2 मंथ्स में आपको जवाब आ जाएगा। अगर नहीं आता दोबारा एक लेटर उनको लिख दें और वो फिर आपको बता देंगे वो कहाँ तक पहुँचे हैं आपकी डॉटर की एप्लीकेशन में। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो वालेकुम सलाम। जी मैंने अपनी वाइफ का पूछना था, वो साउथ वीज़े पे हैं और उन्होंने अभी ILR अप्लाई करना है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये था कि उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और वो 18,600 वाली जो इनकम है खुद ही पूरी करनी है, तो क्या वो
क्योंकि उनकी जॉब पार्ट टाइम होगी, तो अगर वो 15,600 से कम हो तो कोई ILR अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा उनको? सॉरी, दोबारा दोहराएं इनकम की बात, कि इनकम रिक्वायरमेंट वो खुद सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती? वो खुद ही करती हैं अपनी सेटिस्फाई। ठीक है, वो सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। और अभी आप क्या कह रहे हैं कि वो पार्ट टाइम हो गई हैं? हाँ, अब पार्ट टाइम होगी। कब से वो हो गई हैं पार्ट टाइम? तकरीबन 4 4 मंथ्स। अभी उनकी सैलरी कितनी है? अभी उनकी बनती 18,600 से कम बनती है। नहीं, महीने की कितनी बनती है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। महीने की तकरीबन उनकी 1200 पाउंड। ठीक है, उससे पहले कितनी थी? उससे पहले तो उनकी ज़्यादा थी, उससे पहले तब। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। देखिए, जब आप अप्लाई करते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ऑन द बेसिस ऑफ अ पार्टनर और स्पाउस, आपको साबित करना होगा इनकम रिक्वायरमेंट कि आप 18,600 कमा रहे हैं। यू गोट पास द B1 इंग्लिश टेस्ट एंड द लाइफ इन द UK टेस्ट। एंड फोर्थली, आपने साबित करना होगा कि आप और जो आपके स्पाउस हैं, यू आर ए जेन्युइन एंड सब्सिस्टिंग रिलेशनशिप एंड दैट यू आर लिविंग टुगेदर। अगर आप ये सारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर देते हैं, होम ऑफिस आपको ILR ग्रांट कर देगी। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि अगर वो इनकम रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती, अगर उसने 18,600 कमाया है विद इन द लास्ट 12 मंथ्स, दैन शी शुड बी फाइन। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूंगा कि प्लीज़ एक दफ़ा सिस्टर से मिल लें, जो चेक कर ले आपके डॉक्यूमेंट्स, कि हो सकता है कि इनकम ड्रॉप की वजह से वो शायद ना मीट करे और आपकी एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर दे। सो रादर बी सेफ दैन सॉरी। एक दफ़ा एक सिस्टर को ज़रूर मिल लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। जी जी। हाँ जी, मैं ना पुछना सी, मेरा फ्रेंड है, उन्हें 20 साल ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਹੈ। हाँ जी। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੰਗਿਆ ਉਹਦਾ। हाँ जी। अच्छा ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲੈਟਰ ਪਾਇਆ ਆ। अच्छा ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਟ ਕਰੋ। अच्छा। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰੂੰ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣੂਗੀ ਮੈਂ। ਹੈ ठीक है, मैं देता ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਭੈਣ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਬੇਸ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ 2-3 ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਸਨ 20 ਸਾਲ ਬੇਸ ਤੇ, ਔਰ ਜਵਾਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 20 ਸਾਲ ਹੈ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ 2 ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਔਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਖਤ ਲੈਟਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 20 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੋਰ 1 ਸਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ और ਦੱਸੇਗੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤਨਾ और टाइम लगेगा। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਭੈਣ ਜੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान साहब, मैं तुम्हारा प्रोग्राम बकायदगी ना देखता रहना। मैं अपनी जबान एक गल कर सकूं। करो गल, जेड़ी जबान तुसी गल करो, कोई ऐसी गल नहीं। जी जी जी, मैं ब्रिटिश होल्डर हूं। जी जी। एंड वाइफ ने बुलाया सी 2012। ठीक है। इंग्लैंड नाल मेरी बच्ची भी आई तो बेटा भी। उन्होंने उस वक्त इंडेफिनिट स्टे दे दी आई। कितने साल? 3 साल का देता। ठीक है। 2012 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ठीक है। 20 of June। ठीक है। तो वाइफ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ for 2 years। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ठीक है, पुराने रूल से देता सी। ठीक हो गया। ठीक। इंग्लिश नहीं पास कर सकी। फिर ऐसा अप्लाई किया होम ऑफिस में, उन्हें रिजेक्ट कर दिता। ठीक है, फिर की होया? फिर अपील की, बड़ा चलता रहा केस। 3-4 साल केस चलता रहा। अखीर उन्हें ह्यूमन राइट्स भी जला नहीं दिता। अच्छा। उन्हें फिर सानू हुक्म एक किस्म दे दिता भाई तुसी सारा मुल्क छोड़ दो। अपील का भी उन्हें हक नहीं दिता। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕਰਾਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ। ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ
10 साल हो जाने अच्छा अच्छा जून अच्छा 10 साल हो जाने अच्छा कोई मेरा दिल है भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਆਵਾਂਗੇ, ਮਿਠਾਈ ਵੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹ ਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਲੋ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਲੋ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੋਡ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨਾ ਬਸ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ 2000 ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 14 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਪੀਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੱਜ ਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਆਈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਕੋਰਟ ਆਹੋ ਫਸਟ ਇਹ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਆਈ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਆਈ ਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤੇ ਰਾਈ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਜੱਜ ਆਈ, ਗਿਲ ਬੈਠੀ, ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਜੱਜ, ਉਸ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਾ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा सो जो सॉरी लाइन थोड़ी ख़राब है, इसका मतलब कि जो तीसरी हेयरिंग हुई, सॉरी दूसरी हेयरिंग हुई, जज ने वीज़ा दे दिता, ठीक है ना? पहली दिता, दूसरी हेयरिंग की होया? दूसरी हेयरिंग में उन्होंने आख्या भी इसे वीज़ा नहीं मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है, फिर की होया? उस तो बाद तुसी की कीता? फिर अपील की जी लास्ट या ट्राइब्यूनल जिरान लास्ट जिरा जी जी उन्होंने फिर फैसला साढ़े हक नहीं देता, हक देता। ठीक हो गया, मैं समझ गया, तो मैं सारा कुछ समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल मैं सारा कुछ समझ गया, मैं समझ गया। मैं देना ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਆਈ ਸਨ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ, 14 ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਫੇਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਈ, ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ 10 ਈਅਰ ਰੂਟ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਔਰ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦੀ UK ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ 65 ਤੋਂ ਕਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, मोर देन वेलकम, ਤੁਸੀਂ आओ, इंशाल्लाह थोड़ा काम करवा देंगे। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। नाज़रीन ये था हमारा आखिरी सवाल आज के लिए। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आप मुझे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, आप मुझे ईमेल कर दें या यूट्यूब पर जाएं, जो यूट्यूब चैनल है मेरा, अगर आप टाइप करें यूट्यूब में कामरान एजाज, वहाँ आपको मेरी तस्वीर नज़र आ जाएगी, और आज रात को हम ये वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब के ऊपर। वहाँ जो भी सवाल आप मुझे पूछना चाहते हैं आप मुझे लिख सकते हैं, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब दूँ। नाज़रीन इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे, सिर्फ और सिर्फ वीन्स TV पर। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम एंड अ मैरी क्रिसमस।